साल 1961 में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने पूरी दुनिया के सामने ऐलान किया कि इस दशक के खत्म होने से पहले हम इंसानों को चांद की धरती पर उतार देंगे। और हुआ भी वैसा ही। ये दशक खत्म होने से कुछ ही महीने पहले 20 जुलाई 1969 को अमेरिका ने इंसानों को चांद की धरती पर उतार दिया। दोस्तों, ये उस दौर की बात है जब कंप्यूटर इतना एडवांस नहीं थे, उस समय की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, उस समय अंतरिक्ष के बारे में हमारी जानकारी भी बहुत कम थी। लेकिन अमेरिका ने उस समय यह कारनामा कर दिखाया। अमेरिका चांद पर तो पहुंच गया, लेकिन अमेरिका के इस मून मिशन पर सवाल खड़े होने लगे। लोग ये बोलने लगे कि अमेरिका ने दुनिया से झूठ बोला है, अमेरिका चांद पर गया ही नहीं है। लोगों का मानना था कि अमेरिका ने धरती पर ही स्टूडियो में मून लैंडिंग को फिल्माया है। अगर हम आज के दौर की बात करें तो आज टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। बावजूद इसके चांद पर इंसानों को उतारना तो बहुत दूर की बात है। चांद पर एक रोवर उतारने में ही बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियों की हालत ख़राब हो जाती है। तो भला अमेरिका ने 1960 के दशक में ही इंसानों को चांद पर कैसे भेज दिया? वास्तव में अमेरिका दुनिया से कुछ छुपा रहा है? क्या अमेरिका की मून लैंडिंग फेक थी, या फिर सच में अमेरिका ने उस दौर में ये कारनामा कर दिखाया था? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन में कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी थी। तो दोनों ही देश एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाना चाहते थे कि वो अपने ही देश में बैठे बैठे हज़ारों किलोमीटर दूर मौजूद अपने दुश्मन देश पर हमला कर सके। इसके लिए दोनों ही देश एक ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में जुट गए थे जो अंतरिक्ष में उड़ान भरकर दुश्मन देश पर बम गिरा सके। और यहाँ से ही दोनों ही देशों के बीच एक स्पेस रेस की शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन सवाल ये था कि इस स्पेस रेस की जंग में कौन सा देश बाजी मारेगा। अब मिसाइल टेक्नोलॉजी और रॉकेट टेक्नोलॉजी लगभग सेम होते हैं, तो दोनों ही देश बेहतर स्पेस टेक्नोलॉजी बनाने में जुट गए थे। और दोनों ही देशों को ये डर था कि कहीं उनका दुश्मन देश पहले बाजी न मार ले। और 4 अक्टूबर 1957 को एक खबर ने अमेरिका को हिलाकर रख दिया। खबर ये थी कि सोवियत यूनियन ने अंतरिक्ष में मानव निर्मित सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया था। अमेरिका को लग रहा था कि वो सोवियत यूनियन से पहले अंतरिक्ष में पहुंच जाएगा, लेकिन सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक 1 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजकर बाजी मार ली थी। लेकिन इसके करीब 5 महीने के बाद अमेरिका ने अपने एक्सप्लोरर 1 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजकर सोवियत यूनियन की बराबरी करने की कोशिश की। लेकिन इसी के साथ करीब 3 साल बाद साल 1961 में सोवियत यूनियन ने अमेरिका को एक और बड़ा झटका दे दिया। दरअसल सोवियत यूनियन ने एक इंसान को अंतरिक्ष में भेजकर इतिहास बना डाला था। अमेरिका स्पेस रेस में पिछड़ता सा नजर आ रहा था। हालांकि कुछ समय बाद अमेरिका ने भी अपने एक एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेजा, लेकिन अमेरिका सोवियत यूनियन से हारा हुआ महसूस कर रहा था। और अमेरिका सोवियत यूनियन से मिली इस हार का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। और अमेरिका ने चांद को ही अपना पहला टारगेट बनाया। यूरी गागरिन की स्पेस यात्रा के कुछ हफ्तों के बाद ही 25 मई साल 1961 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने पूरी दुनिया के सामने एक बड़ा ऐलान किया कि वो इस दशक के खत्म होने से पहले इंसानों को चांद पर भेजेंगे और उन्हें सुरक्षित पृथ्वी पर भी लाएंगे। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति ने चांद पर जाने का ऐलान कर दिया था। लेकिन सवाल ये था कि क्या वास्तव में अमेरिका इस असंभव काम को अंजाम दे पाएगा? क्योंकि ये वो दौर था जब ना तो कोई स्मार्टफोन थे, ना तो इंटरनेट था, ना ही नेविगेशन के लिए कोई जीपीएस टेक्नोलॉजी थी, और उस समय के कंप्यूटर भी इतने एडवांस नहीं थे। तो भला चांद पर जाना कैसे संभव हो पाता, वो भी इस दशक के समाप्त होने से पहले? अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने अपने इस राष्ट्रीय लक्ष्य को हासिल करने के लिए काम शुरू कर दिया। और नासा ने चांद पर जाने के लिए इस मिशन का नाम एक प्राचीन देवता अपोलो के नाम पर रखा। अपोलो प्रोग्राम को अंजाम देने के लिए नासा को सबसे पहले वो टेक्नोलॉजी तैयार करनी थी जिसकी मदद से इस अपोलो मिशन को सफलतापूर्वक बनाया जा सके। और अपोलो यान को अंतरिक्ष में भेजने के लिए नासा ने 5 इंजनों वाला एक शक्तिशाली रॉकेट बनाकर तैयार किया, जो कि 36 मंजिला इमारत जितना बड़ा था। अब अंतरिक्ष का माहौल पृथ्वी के मुकाबले बहुत ज़्यादा अलग होता है, तो ऐसे में एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में कैसे जाएंगे, वहाँ पर वो कैसे सरवाइव करेंगे? इन सारी चीज़ों के परीक्षण के लिए नासा ने अलग से 2 और स्पेस प्रोग्राम चलाए, जिनमें एक था मर्क्यूरी प्रोग्राम और दूसरा था जेमिनी प्रोग्राम।
मरकरी प्रोग्राम के दौरान नासा ने यह सीखा कि कैसे वो इंसानों को अंतरिक्ष में जिंदा रख सकते हैं। वो इंसानों को पृथ्वी के ऑर्बिट में भेजते और देखते कि अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स को कौन कौन सी टेक्नोलॉजिकल चीजों की जरूरत पड़ती है, अंतरिक्ष में रहने से एस्ट्रोनॉट्स के शरीर पर क्या बदलाव होते हैं, कैसे वो एस्ट्रोनॉट्स को वापस धरती पर जिंदा ला सकते हैं। नासा ने मरकरी प्रोग्राम में महारत हासिल कर ली थी। उसके बाद जेमिनी प्रोग्राम को शुरू किया गया, जो कि मरकरी प्रोग्राम से थोड़ा सा एडवांस था। जेमिनी प्रोग्राम में नासा अब पृथ्वी के ऑर्बिट में एक साथ 2 एस्ट्रोनॉट्स को भेजने लगा। इस मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट्स ने अब 2 हफ्तों से भी ज्यादा समय के लिए अंतरिक्ष में रहना सीखा, पृथ्वी के ऑर्बिट में डॉकिंग और अनडॉकिंग को सीखा और चांद पर काम आने वाले कई उपकरणों को टेस्ट किया। जेमिनी प्रोग्राम वास्तव में अपोलो प्रोग्राम की सबसे जरूरी कड़ी थी और सबसे मुश्किल भी। नासा ने एक साथ 2 रॉकेट्स को लॉन्च किया और दोनों ही रॉकेट्स में 2-2 एस्ट्रोनॉट्स बैठे हुए थे। ये दोनों स्पेसक्राफ्ट एक साथ पृथ्वी के ऑर्बिट में पहुंचे और वहां पर इन दोनों को एक साथ मिलकर डॉकिंग की प्रैक्टिस करनी थी। ये दोनों स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के ऑर्बिट में हजारों किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से घूम रहे थे और इतनी रफ्तार के साथ इन दोनों को एक दूसरे को ढूंढकर डॉक करना था, जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। छोटी सी भी गलती नासा के चांद पर जाने के सपने पर पानी फेर सकती थी। आप सोच कर देखिए कि ये कोई साइंस फिक्शन मूवी नहीं थी जिसमें कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से डॉकिंग की प्रक्रिया को परफॉर्म किया जाए। जरा सी भी चूक होती तो ये दोनों स्पेसक्राफ्ट आपस में भिड़कर तबाह हो जाते। लेकिन सारी चुनौतियों को पार करते हुए नासा ने अंतरिक्ष में यह कारनामा कर दिखाया, जिससे चांद पर जाने के लिए नासा का आत्मविश्वास और भी ज्यादा बढ़ गया और अब वो चांद पर जाने के लिए अपने इस खास सफर के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके थे। लेकिन मंजिल अभी बहुत दूर थी। सच कहूं तो चांद पर जाने के लिए असली परीक्षा की घड़ी तो अब शुरू हुई थी। साल 1967 में नासा को चांद पर जाने के लिए तैयारियां करते हुए 6 साल गुजर चुके थे। नासा ने स्पेस में उड़ने की वो सारी तकनीकें सीख ली थी जो इंसान को चांद पर भेजने और उसे सुरक्षित वापस लाने के लिए जरूरी थी। चांद पर जाने के लिए नासा ने 3 एस्ट्रोनॉट्स को चुना, लेकिन सीधे चांद पर जाने से पहले उन एस्ट्रोनॉट्स को कुछ प्रैक्टिस और रिहर्सल्स कराई गई थी, जिसके लिए नासा ने एक लॉन्च सिमुलेशन बनाया था जो कि अंतरिक्ष में जाने वाले स्पेसक्राफ्ट की नकल थी। 27 जनवरी 1967 को ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स उस लॉन्च सिमुलेटर में बैठकर रिहर्सल कर रहे थे। जिस स्पेसक्राफ्ट कैप्सूल में ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स बैठे हुए थे उसमें अचानक आग लग जाती है। दुर्भाग्य से इस कैप्सूल को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि इसके दरवाजे को केवल बाहर से ही खोला जा सकता था। एस्ट्रोनॉट्स अंदर से चिल्ला रहे थे कि अंदर आग लग चुकी है और वो अंदर जल रहे हैं। एस्ट्रोनॉट्स ने कैप्सूल के दरवाजे को अंदर से खोलने की कोशिश भी की, लेकिन वो नाकामयाब रहे। जब तक बाहर से कैप्सूल का दरवाजा खोलकर उन एस्ट्रोनॉट्स को बचाने की कोशिश की गई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि दरवाजा खुलने से पहले ही तीनों एस्ट्रोनॉट्स जलकर राख हो चुके थे। यह दुर्घटना नासा के लिए सबसे बड़ी फेलियर साबित हुई। नासा के अपोलो प्रोग्राम पर अब सवाल खड़े होने लगे थे। अभी तो चांद पर जाने के लिए रॉकेट लॉन्च भी नहीं हुआ था कि नासा को इतनी बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ रहा था। वैसे तो ये एक साधारण सा टेस्ट था और अपोलो के मिशन कुछ समय बाद लॉन्च होने थे, लेकिन नासा ने इन एस्ट्रोनॉट्स के सम्मान में इस रिसर्च टेस्ट को भी अपोलो 1 का नाम दे दिया और उसके बाद नासा ने स्पेसक्राफ्ट के डिजाइन में कुछ बदलाव किए और उन खामियों को ढूंढा जो दुर्घटना का कारण बनी थी और पिछली गलतियों से सीख लिया। फिर से चांद पर जाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई। इसके बाद अपोलो 2 और अपोलो 3 भी ग्राउंड पर रेडी हो रहे थे। टेस्टिंग की गई। इसके बाद अपोलो 4 और अपोलो 5 और अपोलो 6 ये तीनों स्पेस फ्लाइट्स बिना इंसानों के अंतरिक्ष में भेजी गई, जिन्होंने पृथ्वी के 163 चक्कर लगाए और वहां पर कुछ जरूरी परीक्षण किए। नासा तेजी से आगे बढ़ रहा था और उनके पास चांद पर पहुंचने के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ था। अमेरिका अब सोवियत यूनियन से एक और शिकस्त नहीं झेलना चाहता था। इसके बाद बारी आती है अपोलो 8 की। पहले तो नासा का यह प्लान था कि वो फिर से 3 एस्ट्रोनॉट्स को अपोलो 1 की तरह ही पृथ्वी के ऑर्बिट में भेजेंगे, लेकिन जब नासा को आभास हुआ कि वो समय सीमा की वजह से कहीं अपोलो प्रोग्राम में पीछे न रह जाए, तो नासा ने लास्ट समय में अपोलो 8 के प्लान में बदलाव किए और अब प्लान ये था कि अपोलो 8 धरती से उड़ान भरते हुए चांद पर जाएगा और चांद की परिक्रमा करके वापस आएगा। दिसंबर 1968 में नासा ने अपोलो 8 को लॉन्च किया, जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स पहली बार धरती की कक्षा को छोड़कर अंतरिक्ष के एक लंबे सफर पर निकले।
करीब 3 दिनों के बाद ये एस्ट्रोनॉट्स चांद के ऑर्बिट में प्रवेश कर गए और इन्होंने चांद के ऑर्बिट में घूमते हुए चांद के 10 चक्कर लगाए। अपोलो 8 ऐसा पहला स्पेसक्राफ्ट बना जिसमें कोई इंसान पहली बार चांद के इतने करीब पहुंचा था। पहली बार इंसान ने चांद को इतने करीब से देखा और पृथ्वी को इतनी दूर से देखा। जब ये अपोलो 8 स्पेसक्राफ्ट चांद की परिक्रमा करते हुए चांद के पीछे से निकला तो अपोलो 8 के क्रू ने पृथ्वी का वो नज़ारा देखा जो आज तक किसी भी इंसान ने नहीं देखा था। चांद से पृथ्वी ऐसी दिखाई दे रही थी जैसे मानो अंतरिक्ष में किसी ने एक बड़ा ब्लू मार्बल रख दिया हो। जिस तरह पृथ्वी पर सूर्योदय होता है उसी तरह चांद से पृथ्वी को देखने पर ऐसा लग रहा था कि मानो पृथ्वी का अभी अभी उदय हुआ हो। एस्ट्रोनॉट्स ने पृथ्वी के इस खूबसूरत दृश्य को अपने कैमरे में कैद किया और पृथ्वी की ये फोटो अर्थराइज के नाम से फेमस हुई। अपोलो 8 के एस्ट्रोनॉट्स चांद के करीब तो पहुंचे लेकिन वो चांद पर उतरने की बजाय चांद की परिक्रमा करके वापस धरती पर आ गए। अपोलो 8 की इस सफलता से नासा को बहुत ज्यादा आत्मविश्वास मिल चुका था। अब नासा की नजरें आखिरी पड़ाव पर थीं, वो था चांद पर इंसानों को उतारना। अब इस दशक के खत्म होने से सिर्फ 1 साल ही बचा हुआ था। नासा चांद के पास तो पहुंच गया था लेकिन अभी भी सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि वो इंसानों को चांद की धरती पर सुरक्षित कैसे उतारे। इसके लिए अभी भी बहुत सी तैयारियां करनी बाकी थी। दोस्तों, वीडियो में हम आगे बढ़ें उससे पहले आपका अपोलो स्पेसक्राफ्ट को समझना बहुत ज़रूरी है कि पृथ्वी से चांद पर उतरने तक के सफ़र में अपोलो स्पेसक्राफ्ट का क्या रोल रहने वाला है। अपोलो स्पेसक्राफ्ट 3 हिस्सों से मिलकर बना था। पहला था कमांड मॉड्यूल जिससे अपोलो यान का दिमाग बोला जा सकता है। पृथ्वी से चांद तक जाने के लिए एस्ट्रोनॉट्स इसी कमांड मॉड्यूल में बैठेंगे। इसी में सभी कंप्यूटर्स और नेविगेशन सिस्टम लगे हुए हैं जिससे एस्ट्रोनॉट्स इस अपोलो यान को कंट्रोल करेंगे। इस कमांड मॉड्यूल पर हीट शील्ड भी लगी होती है जिससे पृथ्वी पर वापसी के दौरान पृथ्वी के वायुमंडलीय घर्षण पैदा होने वाली हीट से एस्ट्रोनॉट्स को बचाया जा सके। अपोलो स्पेसक्राफ्ट का दूसरा जरूरी हिस्सा होता है सर्विस मॉड्यूल। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि सर्विस मॉड्यूल के द्वारा अपोलो स्पेसक्राफ्ट को इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई दी जाएगी। इसी के द्वारा एस्ट्रोनॉट्स को ऑक्सीजन और पानी की सप्लाई भी मिलेगी। सर्विस मॉड्यूल में एक इंजन भी लगा है जो अपोलो स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी से चांद तक पहुंचाने और चांद से वापस धरती पर लाने में मदद करेगा। और अपोलो स्पेसक्राफ्ट का तीसरा जरूरी हिस्सा है लूनार मॉड्यूल। जब अपोलो स्पेसक्राफ्ट चांद की कक्षा में प्रवेश कर जाएगा तो 2 एस्ट्रोनॉट्स इस लूनार मॉड्यूल में बैठेंगे। उसके बाद ये लूनार मॉड्यूल अपोलो यान से अलग होगा और एस्ट्रोनॉट्स को चांद की धरती पर उतारेगा। जब एस्ट्रोनॉट्स चांद की धरती पर अपने काम को खत्म कर लेंगे उसके बाद वो इसी लूनार मॉड्यूल में बैठकर वापस अपोलो यान में आएंगे और लूनार मॉड्यूल को अपोलो यान से अलग करके चांद की कक्षा में ही छोड़ देंगे जिससे अपोलो यान का भार कम हो जाए और वापस धरती पर आएगा। इससे पहले जो अपोलो 8 मिशन चांद पर पहुंचा था उसमें ये लूनार मॉड्यूल शामिल नहीं था जिस वजह से एस्ट्रोनॉट्स केवल चांद की परिक्रमा करके ही वापस धरती पर आ गए थे। नासा अब अपोलो मिशन के आखिरी पड़ाव पर कदम रखता है। नासा द्वारा अभी तक किए गए स्पेस मिशंस के द्वारा इस कमांड मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल पर भली भांति परीक्षण किए जा चुके थे लेकिन अभी भी इस लूनार मॉड्यूल की टेस्टिंग अभी बाकी थी। जब तक ये लूनार मॉड्यूल अपने टेस्ट में सफल नहीं हो जाता तब तक नासा अपने एस्ट्रोनॉट्स को चांद की धरती पर उतारने में कोई रिस्क नहीं ले सकता था। धरती पर तो लूनार मॉड्यूल पर काफ़ी टेस्टिंग की जा चुकी थी लेकिन अंतरिक्ष में लूनार मॉड्यूल किस तरह से काम करेगा ये देखना अभी बाकी था। इस वजह से नासा ने लूनार मॉड्यूल की टेस्टिंग पृथ्वी के ही ऑर्बिट में करने की सोची और इसके लिए नासा ने अपोलो 9 को लॉन्च किया। अपोलो 9 ऐसा पहला मिशन बना जिसमें फुल अपोलो स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया था जिसमें अपोलो यान के ये तीनों ही ज़रूरी हिस्से शामिल थे। जब अपोलो 9 पृथ्वी के लो ऑर्बिट में पहुंच गया तब लूनार मॉड्यूल पर डॉकिंग और अनडॉकिंग की प्रैक्टिस की गई और इस पर कुछ और भी परीक्षण किए गए जिनमें लूनार मॉड्यूल अपनी कैपेसिटी पर खरा उतरा। अब फाइनली नासा पूरी तरह से चांद पर उतरने के लिए तैयार था। नासा ने हर वो तैयारी पूरी कर ली थी जो इस मिशन के लिए ज़रूरी थी लेकिन अभी भी नासा के जहन से अपोलो 1 का हादसा नहीं निकला था जिस वजह से पूरी तैयारियों के बावजूद नासा चांद पर जाने के लिए कोई भी गलती नहीं करना चाहता था। इस वजह से नासा एक और बार रिजल्ट टेस्ट करना चाहता था। इसके लिए नासा ने अपोलो 10 को लॉन्च किया। इस मिशन में वो सारे काम किए गए जो एक्चुअली मून लैंडिंग में होने वाले थे। सिर्फ एक काम ऐसा था जो नहीं किया गया था, वो था चांद की सतह पर लैंड करना। अपोलो 10 फ्लाइट में एस्ट्रोनॉट्स चांद की कक्षा में पहुंचे
और 2 एस्ट्रोनॉट्स लूनार मॉड्यूल में बैठकर अपोलो यान से अलग हुए और 8 घंटों तक लूनार मॉड्यूल में बैठकर चांद की परिक्रमा की। ये एस्ट्रोनॉट्स चांद की सतह से महज 16 किलोमीटर दूर थे, लेकिन इन्होंने चांद की सतह को छुआ नहीं। इन्होंने बाकी जरूरी काम किए और वापस धरती पर लौट आए। नासा चाहता तो अपोलो 10 मिशन में ही एस्ट्रोनॉट्स को चांद की धरती पर उतार सकता था। सोचो उन एस्ट्रोनॉट्स को कैसा लगा होगा जिसके पास चांद की धरती पर उतरने के लिए पूरे संसाधन उपलब्ध थे, लेकिन फिर भी वो चांद पर अपना कदम नहीं रख सकते थे, क्योंकि इतिहास में तो किसी और का ही नाम दर्ज होना था। और अपोलो 10 मिशन के करीब 2 महीने बाद वो ऐतिहासिक दिन आया जिसकी प्रतीक्षा पूरी दुनिया पिछले 10 सालों से कर रही थी। नासा अपने राष्ट्रपति द्वारा किए गए वादे को पूरा करने की दहलीज पर खड़ा था। इस मिशन को लेकर पूरी दुनिया के लोग उत्साहित थे। हर कोई इस इतिहास को अपनी आंखों से बनता हुआ देखना चाहता था। जो स्पेस रेस 2 देशों के बीच हुई राइवल की वजह से शुरू हुई थी, अब वो एक नए मुकाम पर पहुंच चुकी थी। पूरी दुनिया के लोग अमेरिका के इस अपोलो मिशन की सफलता के लिए प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि अब ये अमेरिका और सोवियत यूनियन की हार जीत का फैसला नहीं, बल्कि विज्ञान और मानव जाति की हार जीत का फैसला था। अंतरिक्ष में संपूर्ण मानव जाति एक बड़ी छलांग लगाने से सिर्फ एक कदम दूर थी। अपोलो 11 की इस फ्लाइट को चांद पर पहुंचाने के लिए नासा का भारी भरकम और शक्तिशाली रॉकेट सैटर्न भी उड़ान भरने के लिए तैयार खड़ा था। लोगों में इस मिशन को लेकर इतना क्रेज था कि अपोलो 11 के लॉन्च को देखने के लिए लाखों लोगों की भीड़ उमड़ रही थी। हर टीवी चैनल की नजरें इस मिशन पर टिकी हुई थी और करोड़ों लोग टीवी पर टकटकी बांधे इस ऐतिहासिक दृश्य को अपनी आंखों में कैद करना चाहते थे। लेकिन एक इंसान कैनेडी ऐसे थे जिन्होंने इस दशक के खत्म होने से पहले इंसानों को चांद पर भेजने का वादा किया था और एक सपना देखा था, लेकिन वो अपने सपने को पूरा होते हुए देखने के लिए इस दुनिया में मौजूद नहीं थे, क्योंकि साल 1963 में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या कर दी जाती है, जिस वजह से वो ये दिन देखने के लिए जिंदा नहीं बचे। लेकिन उनके सम्मान में जिस जगह से अपोलो 11 लॉन्च किया जाना था, उस जगह का नाम केप कैनेडी रख दिया गया था। और आज भी नासा के अधिकतर स्पेस मिशन कैनेडी स्पेस सेंटर से ही लॉन्च किए जाते हैं। अपोलो 11 का काउंटडाउन शुरू हो चुका था। 16 जुलाई 1969 को फ्लोरिडा कैनेडी स्पेस सेंटर से सैटर्न वी रॉकेट के द्वारा सुबह के 9:32 पर अपोलो 11 मिशन को लॉन्च किया जाता है। सिर्फ 12 मिनट में इस रॉकेट ने अपोलो यान को पृथ्वी की कक्षा में भेज दिया और उड़ान के लिए 32 घंटे बाद कमांड, सर्विस मॉड्यूल और लूनार मॉड्यूल को लेकर चांद की ओर बढ़ता है। इस ऐतिहासिक मिशन में 3 एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाता है। नील आर्मस्ट्रांग, जो कि इस मिशन को लीड कर रहे थे, माइकल कॉलिस, जो कि कमांड मॉड्यूल के पायलट थे, और तीसरे एस्ट्रोनॉट थे एडविन बजून, जो कि लूनार मॉड्यूल के पायलट थे। अपोलो 11 के इस मिशन में जो कमांड और सर्विस मॉड्यूल था उसको एक निकनेम दिया गया था, कोलंबिया, और लूनार मॉड्यूल को नाम दिया गया था ईगल। 3 दिनों के बाद अपोलो 11 चंद्रमा के ऑर्बिट में प्रवेश करता है और बज ऑल्ड्रिन, ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स कमांड मॉड्यूल से निकलकर लूनार मॉड्यूल यानी कि ईगल में बैठते हैं और माइकल कॉलिस कमांड मॉड्यूल में ही रहते हैं। इसके बाद कोलंबिया से लूनार मॉड्यूल अलग होता है और लूनार मॉड्यूल चांद की धरती को छूने के लिए चलता है। रात के 8 बजे के करीब ईगल चांद की ओर बढ़ता है और 8:01 पर ईगल में एक अलार्म बजता है। नील आर्मस्ट्रांग और बज ऑल्ड्रिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, तो वो धरती पर मौजूद मिशन कंट्रोल से पूछते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। मिशन कंट्रोल इन एस्ट्रोनॉट्स से इस वार्निंग अलार्म पर ध्यान न देने के लिए बोलते हैं। दरअसल चांद पर लैंड करने के लिए लूनार मॉड्यूल में ऑटोमेटिक लैंड करने के लिए प्रोग्राम डाला गया था, लेकिन लूनार मॉड्यूल का जो गाइडेंस सिस्टम था वो ओवरलोडेड होने लगा था। इधर माइकल कॉलिस अकेले कोलंबिया यान में बैठकर चांद के चक्कर लगा रहे थे और चांद पर उतर रहे ईगल का निरीक्षण कर रहे थे, ताकि ईगल को चांद की धरती पर उतरने में कोई दिक्कत ना हो। लूनार मॉड्यूल ऑटोमेटिकली लैंड कर रहा था कि तभी नील आर्मस्ट्रांग ने खिड़की से बाहर देखा तो उन्हें पता चला कि लूनार मॉड्यूल तो ऐसी जगह पर लैंड हो रहा है जहां पर बड़े बड़े गड्ढे और पत्थर मौजूद हैं। ऐसी जगह पर लैंड करने का मतलब था कि लूनार मॉड्यूल चांद की धरती पर लैंड करते ही क्रैश हो सकता है। तो आने वाली मुसीबत को देखते हुए जब लूनार मॉड्यूल चांद की धरती से महज 150 मीटर की ऊंचाई पर था, तब नील आर्मस्ट्रांग लूनार मॉड्यूल का कंट्रोल ऑटोमेटिक से हटाकर अपने हाथों में ले लेते हैं और वो एक्चुअल लैंडिंग साइट से 4 मील आगे उतरने का फैसला करते हैं।
नासा ये पहले से ही जानता था कि ये मिशन इतना कठिन है कि इसके सफल होने के चांसेस 50% से भी कम है। एक छोटी सी भी गलती इस मिशन को फेल कर सकती थी। इस मिशन में एस्ट्रोनॉट्स के मरने की इतनी ज़्यादा संभावना थी कि अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड मिलहाउस निक्सन ने अपनी एक अल्टरनेटिव स्पीच तैयार कर रखी थी, जिसको कि इन एस्ट्रोनॉट्स की मौत के बाद राष्ट्रपति निक्सन को बोलना था। ईगल धीरे धीरे चांद की धरती की ओर बढ़ रहा था। तभी 8:10 पर बज ऑल्ड्रिन ने फ्यूल इंडिकेटर्स देखा तो सिर्फ 5% ही फ्यूल बाकी था। क्या इतने कम फ्यूल में ईगल लैंड कर पाएगा या नहीं? क्या इस मिशन को रद्द कर दिया जाएगा? मिशन कंट्रोल ने फ्यूल को देखते हुए एक काउंटडाउन शुरू कर दिया। कंट्रोल रूम में सबकी सांसें रुकी हुई थी, दिल की धड़कनें तेज थी, चारों ओर खामोशी का माहौल था। अगर ये काउंटडाउन खत्म होने से पहले ईगल लैंड नहीं हुआ तो इस मिशन को यहीं पर रद्द करके ईगल के मेन इंजन को चालू कर दिया जाएगा, जो ईगल को कोलंबिया के पास ले जाएगा और ये एस्ट्रोनॉट्स धरती पर लौट आएंगे। काउंटडाउन अपने आखिरी मिनट पर था और ईगल के डाउन इंजन में सिर्फ 25 सेकंड का ही फ्यूल बचा हुआ था। तभी नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने धरती पर एक रेडियो मैसेज भेजा। 20 जुलाई 1969 का ये दिन इतिहास के पन्नों में अपनी जगह बना लेता है। ईगल से यह संदेश मिलते ही कंट्रोल रूम में मानो खुशी की लहर आ गई हो। जब ईगल चांद की धरती पर लैंड हुआ तो ईगल के थ्रेड्स की वजह से चांद पर धूल उड़ने लगी। चांद पर कोई वायुमंडल नहीं है और उसकी ग्रेविटी भी कम है, तो इस धूल को शांत होने में करीब 65 घंटों का समय लगा। ये धूल लूनार मॉड्यूल के उपकरणों को खराब कर सकती थी। तो जब धूल शांत हो गई उसके बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ने अपने अपने स्पेस सूट्स को पहना और लूनार मॉड्यूल की खिड़की को खोलकर नील आर्मस्ट्रॉन्ग धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। इस ऐतिहासिक नज़ारे को लूनार मॉड्यूल में लगा कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था। 21 जुलाई की रात नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद की धरती पर अपना पहला कदम रखा और चांद पर उतरते ही उन्होंने कहा, इंसान के लिए ये एक छोटा सा कदम है, लेकिन इंसानियत के लिए ये एक बड़ी छलांग है। कोलंबिया यान में बैठे माइकल कॉलिस चांद के इतना करीब होने के बावजूद भी चांद की धरती पर नहीं उतर सके, लेकिन इस मिशन में उनका योगदान बहुत ज़्यादा था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के चांद पर उतरने के करीब 20 मिनट बाद बज एल्ड्रिन भी चांद पर उतरे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ने मिलकर वहाँ पर बहुत सारी फोटोज़ खींची। इस ब्लैक एंड वाइट लाइव टेलीकास्ट को पृथ्वी पर करीब 60 करोड़ लोग ने देखा था। उन्होंने वहां पर अमेरिकी झंडा लगाया और अमेरिकी राष्ट्रपति से बातें की। उन्होंने चांद की धरती पर कई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स भी लगाए ताकि चांद के बारे में और ज़्यादा अध्ययन किया जा सके। इन्होंने वहां पर करीब 23 किलोग्राम पत्थर और मिट्टी के सैंपल्स इकट्ठे किए। साथ ही इन्होंने अपोलो 1 मिशन में जान गंवाने वाले एस्ट्रोनॉट्स को श्रद्धांजलि भी दी। उसके बाद ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स ईगल में बैठकर चांद से टेक ऑफ किए। उसके बाद ईगल चांद की कक्षा में चक्कर लगाने लगा, कोलंबिया से जुड़ा और फाइनली ये एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी की ओर रवाना हुए। पृथ्वी के पास आकर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने से पहले उन्होंने अपने सर्विस मॉड्यूल को कमांड मॉड्यूल से अलग किया, क्योंकि केवल कमांड मॉड्यूल को ही री एंट्री के लिए डिज़ाइन किया गया था। सर्विस मॉड्यूल में थ्रेड्स लगे हुए थे जिनका काम था कि जब सर्विस मॉड्यूल कमांड मॉड्यूल से अलग हो जाए तो ये थ्रेड्स सर्विस मॉड्यूल को कमांड मॉड्यूल से दूर ले जाए, जिससे री एंट्री के समय जब सर्विस मॉड्यूल पृथ्वी के वायुमंडल घर्षण की वजह से टूटेगा तो सर्विस मॉड्यूल का मलबा कमांड मॉड्यूल से दूर बना रहे और कमांड मॉड्यूल क्षतिग्रस्त ना हो। लेकिन दुर्भाग्य से री एंट्री के समय जब सर्विस मॉड्यूल कमांड मॉड्यूल से अलग हुआ तो सर्विस मॉड्यूल के ये थ्रेड्स काम नहीं किए और सर्विस मॉड्यूल कमांड मॉड्यूल के साथ में ही पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंट्री लेते हैं। कमांड मॉड्यूल में बैठे एस्ट्रोनॉट्स सर्विस मॉड्यूल को टूटता हुआ देख रहे थे, लेकिन ये एक चमत्कार था कि सर्विस मॉड्यूल के टूटे हुए टुकड़े कमांड मॉड्यूल से नहीं टकराए। चांद से वापस आने के बावजूद भी इन एस्ट्रोनॉट्स की जान अभी भी खतरे में थी। तेजी से पृथ्वी पर गिरता हुआ कमांड मॉड्यूल पृथ्वी के घर्षण की वजह से आग के गोले में बदल जाता है, लेकिन कमांड मॉड्यूल में लगी हीट शील्ड्स एस्ट्रोनॉट्स को अंदर हीट से बचाती हैं। कमांड मॉड्यूल के पैराशूट डिप्लॉयड में एक छपाक से गिरता है। ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स सही सलामत धरती पर वापस लौट चुके थे। 1989 में अमेरिका ने वो कर दिखाया था
जिसका संकल्प कभी उसके राष्ट्रपति ने 1961 में लिया था, जिस मिशन के सफल होने की संभावना 50% से भी कम थी। उसमें ये एस्ट्रोनॉट्स अपनी जान की बाजी लगाकर इतिहास के पन्नों में अपनी जगह बना लेते हैं। अपोलो 11 की यह खबर पूरी दुनिया के अखबारों और टीवी चैनल्स के लिए एक हेडलाइन बन जाती है। ये एस्ट्रोनॉट्स रातों रात फेमस हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है कि क्या ये एक इत्तेफाक नहीं था कि 1 साल बाद ये दशक खत्म हो जाता, उससे पहले ही अमेरिका चांद पर लैंड कर जाता है। क्या हो कि सोवियत यूनियन के साथ चल रहे कोल्ड वॉर में अमेरिका ने अपना एडवांटेज दिखाने के लिए झूठी मून लैंडिंग की साजिश रची हो। नासा के मून लैंडिंग के बाद बहुत से ऐसे सवाल खड़े हुए जिन्होंने नासा को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। नासा के मून लैंडिंग के बारे में एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बन गई थी कि नासा कभी चांद पर गया ही नहीं है और नासा ने मून लैंडिंग को अपने स्टूडियो में ही फिल्माया है और दुनिया को बेवकूफ़ बनाया है। लेकिन क्या ये वास्तव में सच है? आखिर वो कौन से सवाल हैं जो नासा की मून लैंडिंग को फेक बताते हैं? पहला सवाल, नासा ने जब मून लैंडिंग की तस्वीरें और वीडियो जारी की तो उनमें अमेरिकी झंडा लहराता हुआ नजर आ रहा था। अब जैसा कि हम जानते हैं कि धरती पर झंडा पृथ्वी के वायुमंडल की वजह से ही लहराता है, लेकिन चांद पर तो कोई वायुमंडल है ही नहीं, तो चांद पर झंडा कैसे लहरा सकता है? तो नासा इस सवाल का जवाब ये देता है कि जब एस्ट्रोनॉट्स ने झंडे को चांद की धरती पर गाड़ा तो उससे झंडा हिलने लगा और झंडे के ऊपर एक छड़ लगी हुई थी जिससे झंडा लहराता हुआ दिखाई दे रहा था। दूसरा सवाल, आप इस तस्वीर को देखिए जिसमें बज ऑल्ड्रिन खड़े हुए हैं। बज ऑल्ड्रिन की इस तस्वीर को नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने खींचा था। अब अगर बज ऑल्ड्रिन के हेलमेट से आने वाले रिफ्लेक्शन को देखें तो इसमें ईगल लैंडर और नील आर्मस्ट्रॉन्ग को साफ साफ देखा जा सकता है, लेकिन इस रिफ्लेक्शन में किसी भी प्रकार का कोई भी कैमरा नजर नहीं आ रहा है और ना ही नील आर्मस्ट्रॉन्ग के हाथों में कोई कैमरा है। तो सवाल ये है कि इस तस्वीर को आखिर किसने खींचा? लेकिन इस तस्वीर के बारे में नासा का कहना है कि इस तस्वीर को नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने ही खींचा था। कैमरा उनके स्पेस सूट में चेस्ट के पास माउंटेड था, जिस वजह से नील आर्मस्ट्रॉन्ग के हाथों में कोई भी कैमरा नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर इस तस्वीर को गौर से देखें तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग का हाथ उनकी चेस्ट की ओर दिखाई दे रहा है, जो ये दर्शाता है कि वो उस समय फोटो खींच रहे हैं। तीसरा सवाल है कि पृथ्वी से हम रात को आसमान में देखते हैं तो हमें तारे दिखाई देते हैं, लेकिन चांद की ली गई तस्वीरों में कोई भी तारा नजर नहीं आ रहा है। तो इसके जवाब में नासा का कहना है कि चांद का सरफेस बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिव है, जिस वजह से चांद की सतह पर पड़ने वाली सन की लाइट ज़्यादातर रिफ्लेक्ट हो जाती है। चंद्रमा की सतह के इसी रिफ्लेक्शन की वजह से तारों को तुरंत देख पाना बहुत मुश्किल होता है। इस वजह से चांद पर फोटो लेते समय फास्ट एक्सपोजर सेटिंग का इस्तेमाल किया गया था, जिस वजह से बैकग्राउंड से आने वाली लाइट पर कैमरा फोकस नहीं कर रहा था, जिस वजह से चांद की तस्वीरों में आसमान में तारे नजर नहीं आते। चौथा सवाल, जैसा कि हम जानते हैं कि परछाई हमेशा लाइट सोर्स के विपरीत दिशा में ही बनती है और अगर एक से ज़्यादा चीज़ें मौजूद होगी तो उन सभी की परछाई एक ही दिशा में बनेगी। लेकिन चांद पर ली गई तस्वीरों में परछाई अलग अलग दिशाओं में बनती हुई नजर आती है और चांद की तस्वीरों में कोई परछाई छोटी दिखाई देती है तो कोई बड़ी। अब जैसा कि हम जानते हैं कि अगर लाइट सोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ठीक पीछे होता है तो बड़ी परछाई बनती है और अगर लाइट सोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है तो परछाई छोटी बनती है। लेकिन चांद पर तो सन ही एकमात्र लाइट सोर्स था, जिस वजह से वहां पर समान लंबाई वाले ऑब्जेक्ट्स की परछाई एक ही दिशा में समान लंबाई की होनी चाहिए थी। तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में मल्टीपल लाइट्स के बीच खींचा हो सकता है। नासा इस सवाल का जवाब ये देता है कि चांद की सतह ऊबड़ खाबड़ है, जिस वजह से वहां पर परछाई अलग अलग लंबाई और अलग अलग दिशा में बनती हुई नजर आती है। अगर हम पृथ्वी पर देखें तो पहाड़ों में जमीन ऊबड़ खाबड़ होने की वजह से वहां परछाई अलग अलग दिशाओं में छोटी और बड़ी नजर आती है और ये वाकई में सच है कि ऊबड़ खाबड़ जगह पे परछाई एक ही दिशा में समान लंबाई की नजर आती है। नासा ने मून लैंडिंग से संबंधित इन सभी सवालों का पर्दाफाश कर दिया है। दुनिया भर में लोग नासा की मून लैंडिंग पर सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन एक देश ऐसा था जो बिल्कुल चुप्पी साधे हुए था और वो था अमेरिका का सबसे बड़ा राइवल सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन अमेरिका का राइवल होने की वजह से उसके हर एक कदम पर पैनी नज़र रखे हुए था। सोवियत यूनियन ने उस समय अमेरिका की मून लैंडिंग पर कोई भी सवाल नहीं खड़ा किया, क्योंकि सोवियत यूनियन जानता था कि अमेरिका सच में चांद पर पहुंच चुका था। दोस्तों, नासा का ये अपोलो प्रोग्राम अपोलो 17 तक चलता रहा
जिसमें नासा ने 6 बार इंसानों को चांद की धरती पर उतारा और अभी तक 12 लोग चांद की धरती पर कदम रख चुके हैं। आधुनिक समय में चांद पर भेजे गए सैटेलाइट्स ने नासा द्वारा की गई मून लैंडिंग की साइट्स की तस्वीरें भी ली थी, तो उनसे यह साफ होता है कि नासा सच में चांद पर गया था, क्योंकि अपने हर एक मून मिशन में नासा चांद पर कुछ न कुछ साइंटिफिक उपकरण छोड़कर ही आता है, जो कि आज भी चांद की धरती पर मौजूद है। वैसे तो नासा का अपोलो प्रोग्राम अपोलो 17 तक चलता रहा, लेकिन इन सभी अपोलो मिशंस में सबसे खतरनाक मिशन अपोलो 13 रहा है, जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स चांद पर जा रहे थे और वो 3 दिनों के बाद चांद की कक्षा में प्रवेश करने ही वाले थे कि तभी अचानक अपोलो स्पेसक्राफ्ट के सर्विस मॉड्यूल में एक धमाका होता है, जिसमें ऑक्सीजन टैंक ब्लास्ट हो जाता है। इस धमाके की वजह से अपोलो स्पेसक्राफ्ट में पानी, बिजली और ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। पृथ्वी से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद इन एस्ट्रोनॉट्स का अब चांद पर लैंड करना तो बहुत दूर की बात है, अब धरती पर वापस आना भी बहुत मुश्किल है। अब सवाल ये था कि क्या ये वापस धरती पर आ भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि अगर ये वापस धरती पर आएंगे तो भी इन्हें अभी भी 3 दिन से और भी ज़्यादा समय लगने वाला था। बिना बिजली, पानी और ऑक्सीजन के आखिर ये कितने दिन तक जिंदा बच पाएंगे। सच में अपोलो 13 की ये कहानी रूह कपा देगी। अपोलो 13 की इस दिलचस्प कहानी को देखने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। बाकी आपको ये मेरे वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें और क्यूरियोसिटी बनाए रखें। धन्यवाद।